सारथी। नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। बिहार ने इस बार सिर्फ वोट नहीं दिया बल्कि एक संदेश दिया है, अब की बार हिसाब तय होगा। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 तारीख को यानी कल 64.6% मतदान हुआ। अब तक के बिहार का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह एक मनोदशा है, एक बदलाव की गूंज है जो गांव से लेकर शहर तक सुनाई दे रही है। 2025 में जब बिहार ने 2005 में माफ़ कीजिएगा, जब बिहार ने पहली बार जंगल राज से निकलने की कोशिश की थी, तब मतदान सिर्फ 46% के आसपास था। 2010 में सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार जब दोबारा चुनाव लड़ा बिहार का, तो 54% वोट पड़े और नीतीश सुशासन बाबू बन गए, मुख्यमंत्री बने। 2015 में लालू और नीतीश साथ आए और इनकी लहर में 56% वोट पड़े। बीजेपी पूरी तरह हारी, सरकार महागठबंधन की बनी। लेकिन 2020 में कोरोना के बावजूद 57% वोट पड़े और सरकार एनडीए की बनी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। 2025 के चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को हो चुका है और उसके एक दिन बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं। 2025 के पहले चरण में बिहार ने छलांग लगाई है 64.6% की। यानी जनता अब सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं, सिस्टम बदलने के लिए निकली है, सिस्टम सुधारने के लिए निकली है। इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके पीछे 3 बड़ी ताकतें जान पड़ती हैं। महिलाओं की चुप्पी जो अब आवाज़ बन चुकी है, कभी महिलाएं बोलती नहीं थी, अब एक मुखर आवाज़ हैं। युवाओं का गुस्सा जो अब दिशा मांग रहा है और ग्रामीण भारत की उम्मीद जो बदलाव देखना चाहती है, जो चाहती है कि हम गुजरात और पंजाब में मजदूरी न करने जाएं, बिहारी को वहीं अपने गांव में बदलाव दिखे। 18 जिलों में वोटिंग का औसत 7% तक बढ़ी है। अगर देखा जाए तो 7%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। गया, जहानाबाद, भोजपुर, कैमूर जैसे इलाकों में लोगों ने घरों से निकल कर कहा कि अब बस बहुत हो चुका, अब जवाब देना है। इस चुनाव का पहला चरण ये बता रहा है कि बिहार का वोटर अब न भावनाओं में बहता है, न जातियों में बंटता है। अब वो सवाल करता है, रोजगार कहाँ, विकास कहाँ, भरोसा कहाँ। और यही सवाल इस बार की रिकॉर्ड वोटिंग में छिपा सबसे बड़ा संदेश है। तो क्या ये बढ़ा हुआ मतदान सत्ता के मुखालफत में एक मौन विद्रोह है या फिर विकास पर भरोसे का नया जनादेश? मंथन में आज हम करेंगे इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोटिंग का विश्लेषण, आंकड़ों में छुपे जनमानस के इशारे, और समझेंगे क्या बिहार में बदलाव सिर्फ हवा में है या हवा ही बदल गई है। तो कुल मिलाकर आज मंथन में इसी बात की चर्चा कि तेजस्वी की सरकार या बिहार में फिर नीतीश कुमार। तो बिहार में बहुत अपने अपने तरीके से बिहार की जो रिकॉर्ड और बम्पर वोटिंग है उसका अपने अपने तरीके से कल से लेकर आज तक मुख्यधारा के मीडिया में लगातार विश्लेषण चल रहा है। तमाम तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्लेषण चल रहा है। लेकिन अगर ट्रेंड को देखें तो 2005 से 2025 तक का जो ट्रेंड रहा है वो एक अलग संकेत देता है। तो कुल मिलाकर 2005 में 46.5% वोट पड़ा। बिहार थका हुआ था, जंगल राज के नैरेटिव से नीतीश भाजपा गठबंधन का उभार शुरू हुआ। 2005 अक्टूबर में फिर चुनाव हुआ, चूँकि जुलाई में जो चुनाव हुआ था उसमें विधानसभा त्रिशंक हो गई थी, तो अक्टूबर में फिर चुनाव हुआ और 52.3% वोट पड़े। बदलाव की लहर, एनडीए की सत्ता में वापसी हुई। 2010 में 54.8% वोट, नीतीश की सुशासन छवि का वो सर्वोच्च शिखर था और एनडीए को भारी समर्थन।
2015 में 56.8% वोट। महागठबंधन नीतीश लालू कांग्रेस का करिश्मा, बीजेपी विपक्ष में। 2020 में 57.3% वोट। कोरोना की छाया, फिर भी एनडीए की जीत, लेकिन सक्रिय थोड़ा सा। 25 में 64.6% वोट। जनता की भागीदारी में उछाल, बदलाव या हिसाब की भावना। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपने आप में ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके तमाम निष्कर्ष हैं, इसके तमाम मायने हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर देखा जाए तो ठीक 1 महीने पहले जब चुनाव घोषित हुआ था 6 अक्टूबर को, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार के बारे में लोग कह रहा था कि नीतीश निपट गए और बीजेपी ने ज़बरदस्त दबाव बना लिया था। नीतीश के नाम की आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई थी। नेताओं से पूछा जाने लगा तो वो संसदीय दल से नेता को चुनने, विधायक दल से नेता को चुनने की प्रक्रिया समझाने लगे पत्रकारों को, जबकि पिछली बार नरेंद्र मोदी ने 2020 में मंचों से नीतीश कुमार के नाम का ऐलान लगातार किया कि वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली थी, दाल में काला था, पीला था, ये भाजपा जाने, लेकिन भाजपा का मन साफ नहीं था नीतीश कुमार के प्रति, ये तो तय है। वो चाहती थी कि अपना मुख्यमंत्री बनाएं, लेकिन नैरेटिव ऐसा बदला, नीतीश कुमार ऐसे ताकतवर नेता के रूप में एक बार फिर से उभर कर आए बिहार में कि आज जितने भी, आज से कल पहले चरण की वोटिंग के बाद से जितने भी विश्लेषण हैं वो सब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मजबूरी है। नीतीश कुमार ने जो एक पूरी जेन ए, जैसे जेन जी कहते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं जेन ए, जनरेशन ए, जो 20 साल 25 साल पहले 2005 में जिस जनरेशन को उन्होंने सहूलियतें दी महिलाओं को, 50,000 रुपये उनकी शादी में दिए, पढ़ाई लिखाई, पोशाक, वजीफ़ा, वो आज खुद अपना घर संभाल रही हैं, मैच्योर हो चुकी हैं, समझदार हो चुकी हैं, तो उसका लाभ मिल रहा है। लगातार तमाम माध्यमों में महिलाओं से बात कर रहे हैं लोग चुनाव के बाद। महिलाएं, जो महिलाओं का ट्रेंड है, जो रुझान है, वो नीतीश कुमार, मोदी, वजह राशन, वो वजह तब बताती हैं, राशन देते हैं, बिजली देते हैं, 10,000 रुपये दिए हैं, इस तरह की बातें कर रही हैं। एक तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी, आरएसएस और उसका जो संगठन है, उसने नीचे तक ये बात पहुंचाई कि ये जो कुछ मिल रहा सब मोदी कर रहे हैं, एक माहौल बनाया। नीतीश कुमार की अपनी आवाज़ है, शराबबंदी सबसे बड़ा उनका निर्णय था जिससे महिलाएं उनके साथ चल पड़ी और आज तक कहते हैं कि महिलाएं उनके साथ हैं। अभी इस चुनाव में पता नहीं, लेकिन इस चुनाव में जो वोटिंग ट्रेंड है, महिलाओं का वोट ज़्यादा पड़ा है, लेकिन युवा, महिलाओं का वोट 3 से 4% पिछले चुनाव के मुकाबले ज़्यादा पड़ा है, लेकिन युवाओं ने 10% ज़्यादा वोटिंग की है। अब ये देखने वाली बात होगी कि युवा, जिसे लाठी खाने का दर्द है, जिसके पेपर लीक हो रहे हैं, जिसे नौकरी नहीं मिली, जो चाहता है रोजगार मिले, वो युवा जो 10% ज़्यादा आया है, वो कहाँ जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण कई विश्लेषक ये भी बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट शुद्ध हो गई है, तमाम फर्जी फेक वोटर कट गए हैं, इससे जब संख्या कम होगी तो प्रतिशत अपने आप बढ़ेगा, एक वजह ये भी बता रहे हैं। खैर, लेकिन अपने अपने तरीके से विश्लेषण है, अपने अपने तरीके से बातें हैं, और हम भी आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे, कहाँ, क्या चीज़ें होनी हैं। लेकिन जो ज़िले हैं अपने आप में इस बात को बता रहे हैं कि जो 18 ज़िलों में औसतन जो है 6 से 7% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। 9 ज़िले ऐसे हैं जहां 60 से कम परसेंटेज वोट पड़ा है, और जो 9 ऐसे ज़िले हैं जहां 60% से ज़्यादा वोट पड़ा है। जनता की सक्रिय भागीदारी का ये सबूत है। महिला वोटरों और पहली बार वोट देने वालों का अनुपात अब तक का सबसे अधिक है। शहरी ग्रामीण वोटिंग गैप कम हुआ है। यह राजनीतिक जागरूकता का नया दौर है। जाति आधार से हटकर रोजगार, विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर चर्चा आज इसी पर हम कर रहे हैं कि तेजस्वी का बेड़ा पार है या फिर नीतीश कुमार है। और
हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ गए हैं। चंदन कुमार प्रवक्ता जेडीयू, मनीष कुमार जन स्वराज, दिनेश पाल आरजेडी के प्रवक्ता हैं और तमाम मेहमान हैं। इनको स्क्रीन पर लाया जाए। भूपेंद्र यादव जी आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मनीष कुमार आई गए हैं, चंदन कुमार आ चुके हैं और दिनेश पाल। महिलाओं ने बिल्कुल धुआंधार नीतीश कुमार को ही वोट दे दिया, जो खबरें आ रही। कैसे सरकार की कल्पना कीजिएगा। आरजेडी के प्रवक्ता से सवाल है मेरा। जी बोला जाए। मैं कह रहा हूं कि जो खबरें आ रही कि नीतीश कुमार को बहुत झुआ भर के महिलाओं ने खूब वोट दे दिया है। जहां आप देखिए महिलाएं कह रही कि नीतीश कुमार, बोले क्यों, बोले 10,000, नीतीश कुमार 10,000, खूब चल गया। जो आपको गलत जगह से खबर पहुंच गई होगी। महिलाओं ने ठीक कर दीजिए। महिलाओं ने पिछली बार भी पुरुषों की तुलना में अधिक वोट किया था। बिहार के जो पिछले लंबे सरकार के बावजूद एनडीए ने जो बदहाल किया है और बिहार के लोग जो पलायन करने को मजबूर हैं, जो बाहर जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करने को मजबूर हैं, तो अधिकांशतः पुरुष बाहर गए हैं, महिलाएं यहाँ ज्यादा रहती हैं। तो उसकी तुलना में आप देखेंगे कि इसकी वजह से पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान अधिक होता है। तो चाहे 2020 का चुनाव देखिए, 2015 का चुनाव देखिए, चाहे 25 का देखिए। हाँ, और उसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा दिनेश पाल, एक चीज और जोड़ लीजिएगा। जहां जहां पुरुषों का मतदान ज्यादा वहां आप जीते हैं, और जहां जहां महिलाओं का मतदान वहां पिछली बार भी एनडीए और नीतीश कुमार जीते थे। ये नोट कर लीजिएगा, आपको आंकड़े मिलेंगे इसमें। सही नहीं है, आपके गलत आंकड़े हैं। अब जो आप कहिएगा वही सही है। चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, देख लीजिएगा। जब इस डिबेट के बाद जाइएगा तो गूगल कर लीजिएगा उसको, ठीक है। देखिए आप पिछला उठा कर देख लीजिएगा। लगभग सभी, एक कुछ ही विधानसभा होंगे जहां छोड़ के महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक रहा है। भले कम अधिक रहा हो चाहे ज्यादा अधिक रहा हो, उसके बावजूद अगर वो महिलाएं नीतीश जी के ही वोट दी होती तो नीतीश जी तीसरे स्थान पर नहीं रहते। पिछली बार तीसरा स्थान पर नीतीश जी थे और दोनों गठबंधन के बीच मात्र 12,000 वोट का अंतर था। और हम कुछ ही 12,000 वोट से पिछले बार चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे उनके साथ में। इसको क्यों भूल जाते हैं आप लोग? अरे भाई ठीक है, तो लड़ रहे हैं ना। मान लीजिए चिराग पासवान नीतीश जी के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे ना, भाजपा के साथ में लड़ रहा था ना। तो भाजपा क्यों छोटी पार्टी हो गई आरजेडी से? भाजपा को तो जीतना चाहिए था। भाजपा को 1-2 सीट का अंतर था भाई, एक दो सीट का अंतर था। अरे तो भाजपा के साथ तो नीतीश थे, चिराग पासवान थे ना। भाजपा क्यों नहीं शिफ्ट कर गई, 100 सीट जीत गई। अच्छा आप बताइए, आपकी जीत का आधार है। आज हम बहुत उलझना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भाई जो वोटिंग ट्रेंड आया है, इतना ट्रेंड आया कि महिलाओं ने खूब वोट दिया, युवाओं ने भी खूब वोट दिया। ये आपकी पार्टी ने अब तक जो सर्वे करा लिया होगा, आप लोगों को खबर हो गई होगी क्या हुआ है पहले चरण में। देखिए, ये मतदान के आचार संहिता लगने से बहुत पहले से बिहार का एक माहौल बना हुआ था कि सत्ता परिवर्तन करना है। जनता के बीच एक नारा चल रहा था, 5 से 25 बहुत हुए नीतीश। और उसके बाद नीतीश को और पूरे कैबिनेट को एहसास होने लगा था कि हम लोग बुरी तरह से हारेंगे। तो उसके बाद हम लोग जो 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे थे, तो आनंद फानंद में चुनाव करीब आया था, 125 यूनिट देने लगे। हम लोग जो माई बहन मान योजना की बात कर रहे थे, महिलाओं का भीड़ जुट रहा था, तो ये चुनाव के बीच अचानक से वो लेके 10,000 रुपये पैसा कर्ज लेके देने लगे। और उसके बाद इसमें देखिए, आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले भी बांटे, उसके बाद आचार संहिता लगने के बादो देते रहे। ये पूरी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव आयोग को इसमें तो माफी मांगनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग की मिली व्यवस्था दी है। उसके बाद भी जनता जान रही है कि ये 10,000 रुपया जो दिए हैं वो घूस के रूप में, उससे बेहतर है कि एक ऐसी सरकार आएगी जो 5 साल में 1.5 लाख रुपया देगी। अरे ये दिनेश भाई, ये आप लोग बैठ के टीवी में कह दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दो, जमीन पर वो जनता करे कि भैया हमको भरोसा नीतीश कुमार पर है। 10,000 रुपये उनका ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड वो देख रही, वो करे बाबा पता नहीं कब आप दोगे क्या नहीं दोगे। नीतीश कुमार ने दे रखा है। आप स्टूडियो में बैठ के नहीं देख रहे बिहार की जनता के। हम भी बिहार में हैं, बिहार की जमीन हम बिहार से होकर आए हैं, बिहार से होकर आए हैं, स्टूडियो में नहीं बैठे हैं।
बिहार बिहार से जनता होकर पूरी आए हैं। आक्रोशित है और बिहार की जनता परिवर्तन के लिए वोट दी है। और जो युवा बाहर रह के आप लोग पढ़ते हवा थे, में नौकरी रहिए, की तैयारी करते थे, आप लोग वो हवा में रहिए, पुलिस आप लोग हवा में रहिएगा, ऐसे ऐसे भाषण देते ना रहिएगा। पुलिस की लाठियां खाते खाते उब गए थे जब पुल युवा। इसलिए इस बार नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए वोट दिए। सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। आप चाहे जो भी प्रोपेगेंडा चलाइए, आप जो भी परसेप्शन बनाइए। अब ये एक शब्द आप लोगों ने सीख लिया, प्रोपोगंडा, वो हर आदमी पे फिट कर देते हैं आप। आप हमें जानते हैं हम अरे किस आप तरह के पत्रकार हैं, आप हमें आप जानते स्टेटमेंट हैं, दीजिएगा। आप हमें आप जानते बताइए हैं। किसको वोट गए। हम सिर्फ आप स्टेटमेंट पत्रकारिता दे कर रहे दीजिएगा। हैं। आप हमें क्या, सुनिएगा आप नहीं जानते दूसरे हैं, की। आप तुरंत एक शब्द सीख लिए हैं, सारे लोग प्रोपोगंडा चलाइए, एजेंडा चलाइए। क्या बात है भाई? आपसे सवाल क्यों बोला पूछेंगे यार कि हम? महिलाएं आपको वोट नहीं दे रही हैं, तो आपको प्रोपोगंडा लगेगा। क्या मतलब हुआ? अभी हम युवा पे आए नहीं हैं, युवा पे हम आए नहीं, भी महिला पे बात कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि युवाओं का और नीतीश कुमार को मिल गया सारा, नहीं तो मिला ना। अरे महिलाएं महिलाएं भी हमको दी है। कौन बोल नहीं दी आपको? कौन बोलते आपको नहीं दी है महिलाएं? चलिए, कैसे बोलती महिलाएं नहीं दी है? चलिए आ जाएंगे, 14 तारीख को सब सबसे पता चल अधिक जाएगा। सबसे अधिक महिलाओं को ठीक है टिकट हम चंदन लोग दिए हैं। कुमार, 24 टिकट महिलाओं को दिया है। महिला हम लोग साथ हैं। आप कैसे कर रहे हैं कि नहीं है? ठीक है, ठीक है, हमारी शुभकामनाएं कि महिलाओं ने आपको खूब खूब वोट दिया हो। डॉक्टर चंदन कुमार, नीतीश कुमार के बारे में जिस तरीके से बीजेपी आपका जो पार्टनर है वो ही बहुत मुतमईन नहीं था, और आज तक, अब तो खैर सभाओं में कहने लगे हैं, जेपी नड्डा ने भी आज कहा कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में, लेकिन बीजेपी ने एलानिया नहीं कहा था, जैसे पिछली बार कहा था कि नीतीश कुमार को बनाएंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं और आज सारे लोग, सारा मीडिया माध्यम नीतीश कुमार की चर्चा कर रहा है, पब्लिक में भी नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है। लेकिन जो यूथ है, जिसको लाठी मिली है, जिसको पेपर लीक मिला है, क्योंकि यूथ का वोट ज़्यादा पड़ा है, महिलाओं का जो वोट बढ़ा है उससे 10%, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 10% यूथ का वोट ज़्यादा पड़ा है। और यूथ, नौकरी और लाठी और पेपर लीक, ये 3 मुद्दे यूथ के हैं। डॉक्टर चंदन यादव। देखिए, मैं चाहूंगा चौहान साहब कि मैं आपके सभी सवालों का बिंदुवार जवाब दूं, इसलिए कृपा करके जो भी पैनलिस्ट है वो या तो सुनेंगे या बीच में बोलेंगे तो बड़ा डिस्टरबेंस होता है। जहां तक आज, क्या मेरी आवाज मिल रही है चौहान साहब? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, आप बोलिए भाई। जी जी। तो जैसा कि आपने कहा कि हमको महिलाएं या युवा इस बार मतदान अधिक किए हैं, वो एनडीए के पक्ष में है या फिर इंडिया ब्लॉक के पक्ष में है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं चौहान साहब जी। कि जब बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी सरकार में आए जनता की सेवा करने के लिए, तो 2006 में ही उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। जब सरकार और स्टेबल हुई तो उन्होंने 35% आरक्षण दिया महिलाओं को सरकारी नौकरियों में। सरकार और स्टेबल हुई तो आप देख रहे होंगे कि दिव्यांग जनों को और वृद्ध जनों को 400 रुपया से 1100 रुपया दिया गया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए आप देख रहे होंगे, जिसका अभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मित्र कह रहे थे कि आचार संहिता लगने के बाद भी पैसा दिया गया, तो क्या अगर महिलाओं को सशक्त कर रही है सरकार, और मैं ये क्लियर करना चाहता हूं चौहान जी कि वो पैसा जो है वो 10,000 नहीं है, इनको भूल है, वो पैसा 2 लाख है। अगर महिलाएं उस पैसे का उपयोग करके अगर कोई रोजगार करती हैं, स्वावलंबी बनती हैं, तो वो 10,000 से 2 लाख तक पहुंचेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रोपगेंडा एक वर्ड आजकल बहुत तेजी से चल रहा है, खास करके मीडिया में। तो प्रोपगेंडा राष्ट्रीय जनता दल के मित्र ने यह फैलाया कि वो पैसे वापस सरकार लेगी महिलाओं से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो बिहार के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, स्वावलंबन के लिए सरकार के द्वारा 10,000 से 2 लाख तक दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर चंदन यादव, पहले चरण में जेडीयू की कितनी सीटें आ रही हैं? 30 सेकंड चाहेंगे, बस 30 सेकंड आपसे चाहेंगे, बस 30 सेकंड चाहेंगे, बोलिए। उसका भी जवाब आपको हम देंगे। आप देखे होंगे कि जब सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो बच्चियों के ड्रेस से लेकर के स्कूलों को सशक्त बनाने तक सारा काम किया गया, प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक मुफ्त किया गया। तो ये जो महिलाओं के लिए, हमारी प्यारी बच्चियों को, जो छात्राएं हैं, उनके स्वावलंबन के लिए सरकार ने काम किया है पिछले वर्षों में। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो छात्र भी साइकिल योजना से वंचित रह गए थे, सरकार ने उसको भी जोड़ दिया। और जहां तक हम आपके जो सवाल अभी बीच में आपने कहा
कि प्रथम फेज के चुनाव में कितनी सीटों पर एनडीए जीत रही है। तो चौहान साहब, हम तो सभी सीटों पर जीत रहे हैं, हम क्यों सीट अब किसी को ये बड़ा छोड़ने जाएंगे गोलमोल भाई? बात है। ये पिछले नहीं चरण नहीं, में तो 62 राजनीतिक सीटें, पिछले बार नहीं, सारी 61 सीटें आरजेडी जीते, उनका महागठबंधन जीता था और 60 आप जीते थे। ये कोई बजी जवाब ही नहीं है। लोग किसी को हम कोई सीट क्यों छोड़ेंगे चौहान साहब? मैंने तो सभी के लिए काम किया है, सभी समाज ने हमको ये तो वोट लालू दिया जी है। वाली बात हुई ना। एक जो अभी 2005 के चुनाव में जब लालू जी से चुनाव बाद पूछा गया कि भाई आप तो कह रहे थे कि हम तो सरकार बना रहे हैं, तो लालू जी कहे क्या कहें बीच में कि हम सरकार नहीं बना रहे हैं, तो जो आ रही हैं वो भी चली जाएं। तो वही वाली बात हो गई। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बड़े नेता हैं, बड़े जनाधार के नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने क्या कहा इस विषय पर वही बता पाएंगे, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं कि हमने जितनी भी सीटें लड़ी हैं और हम लोग सब जीतने के लिए लड़े हैं, हम कोई किसके लिए क्यों छोड़ेंगे? ठीक बात है, अब ठीक। एक विषय आपका ये था चौहान साहब हाँ। कि युवाओं के लिए आपने कहा, उसमें पेपर लीक का मामला कहा, लाठी डंडे की बात हाँ, कही। बिल्कुल बिल्कुल। चौहान साहब, बूथों तो पर मैं चटक उसके चटक के लिए- बोला है, बिल्कुल लाठियां बिल्कुल बूथों पर भी मैंने चटकी हैं। 15 बस इसके लिए 15 सेकंड ही लेंगे, ज्यादा आपका नहीं लेंगे, हम जानते हैं आपका समय बहुमूल्य है। बोलिए। लेकिन चूंकि बोला जाए। सवाल आया है तो जवाब दे रहे हैं कि बोला जाए। युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने जो काम किया है ना, विधि व्यवस्था की अगर समस्या को हटा दिया जाए, आप देख लीजिए जब पेपर लीक का भी मामला आया, सामने आया, तो सारी परीक्षाओं को भी पीएससी के द्वारा हम लोग करवाने का काम कर रहे हैं। जो भी नौकरी की परीक्षा है वो भी पीएससी के थ्रू हो रहा है। आप देख लीजिए, युवाओं को सशक्तिकरण करने ठीक के है, लिए भी ठीक है। स्वावलंबन के लिए 1000 रुपया स्वयं सहायता भत्ता दिया जा रहा है चौहान साहब, ठीक है। और साथ में 10 लाख उनको रोजगार के लिए, जिसमें कि 5 लाख सब्सिडी रहित है और 5 लाख सरकार उसको माफ कर रही चलिए, है। अब तो एक ही मित्रों, चरण बचा है, अब जितना चाहे प्रचार कर लीजिए। अब तो लास्ट- लोग लास्ट- अब तो लोग लास्ट- तय कर लास्ट चुके हैं क्या क्वेश्चन करना का- है। लास्ट क्वेश्चन का जवाब भी ले लीजिए चौहान साहब। दे दीजिए, अब काहे बाकी रखिए, बोलिए। बहुत सारे मित्र इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं कि अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री घोषित क्यों नहीं किया गया है। तो चौहान साहब, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि इस डिबेट में आप एंकर हैं, जो एंकर हमारे सामने आप उपस्थित हैं, तो जब एंकर उपस्थित है तो एंकर का काहे के लिए भाई घोषणा किया जाएगा? जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री पद की घोषणा क्यों की जाएगी? ठीक है, अभी सवाल अभी इसका जवाब लेंगे। अब उनके तरफ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की वैकेंसी है, तो वो लोग बैठ के अपने में आपस में घोषणा करते रहे। ठीक है, हम लोग के तरफ ठीक सारा है, चीज डिसाइडेड है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, ये तो जी। खैर सारी चीजें हैं, दावे प्रति दावे, लेकिन जो पहला चरण है उसमें आपको लोगों ने किस बात के लिए वोट दिया? आपने ऐसा कौन सा बहुत बेहतरीन काम किया? क्योंकि जो आपका प्रचार कैंपेन था उसमें तो वही कट्टा, तमंचा, मंदिर, यही सब चलता रहा। बीजेपी खास तौर पर नेता नीतीश कुमार जी का तो जो रहा वो तो रहा ही, लेकिन बीजेपी के जो स्टार प्रचारक थे वो मंदिर की बात करते रहे। वो कह रहे कि मोहिद्दीपुर का नाम मोहनपुर रख दो, इसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, सीता मैया का मंदिर बनवा रहे हैं हम। इसके इर्द गिर्द रहा। तो वो कौन से बेसिक मुद्दे हैं जिसमें युवाओं ने, महिलाओं ने, बिहारियों ने आपको वोट दिया? देखिए सुरेंद्र जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये जो 6 तारीख का चुनाव हुआ हमारे बिहार की पावन धरती पर जी, बिहार की नौजवान से लेकर हमारा बच्चे बच्चियां और हमारा बुजुर्ग या नौजवान, सारे के सारे लोग जो है ना, विकास बनाम जंगल राज पर वोट किया। तो यहाँ जंगल राज हारने जा रही है और विकास जो है ना जीतने जा रही है। तो ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो भी देख रहे हैं, हम लोग कम से कम 100 सीट से अधिक सीटों पर जो है ना हम लोग विजयी होने जा रहे हैं। अच्छा। और रही बात हमारे ये जो मीठा मीठा मुस्कान दे रहे हैं इंडी गठबंधन के भाई लोग, तो ये 14 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। इस बात को लिख लीजिए। हमने जो काम किया है, हम समझते हैं कि जो 55 साल इस देश के अंदर में 55 साल जो शासन किए कांग्रेस के लोग, उनसे 10 गुना ज्यादा हमने काम किया है यहाँ के बिहार के लोगों के लिए। आपको मालूम है 35 साल तक शासन रहा इसी कांग्रेस का इस प्रदेश के ऊपर, और 35 साल में यहाँ पर कम से कम जो है ना 10 से 15 दंगा हुए।
कम से कम 118 जातीय नरसंहार हुए। ये जंगल राज का जो है ना, ये धधकता हुआ बिहार था मेरे भाई सुरेंद्र जी। यहाँ की लोग गौतम बुद्ध की धरती है, शांति चाहती है। यहाँ की नौजवान मेहनती होते हैं और ब्रेन का भी शार्क होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये लोग प्लान प्लान कह करके बिहार को अस्मिता से जो है ना, ये लोग खेल किया इंडी गठबंधन के लोग। हमारे यहाँ लोग जानते हैं 2 तरह का प्लान करते हैं, ठीक है, कुछ तो कमाने के व्यू से, लेकिन कुछ जानते हैं वो विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए, कुछ हार्वर्ड में जाते हैं पढ़ने के लिए, कुछ जो है कैम्ब्रिज में जाते हैं पढ़ने के लिए, उसको भी ये लोग प्लान कहते हैं। तो बिहार हमारा बड़ी स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं किया। अब रही बात वोटिंग का, तो हमारा इंडी गठबंधन पांचों पांडव इतना इंटैक्ट है कि इसकी आप तैयारी शायद जरा ये भी बोल दीजिए कि कोटा में क्यों जाते हैं। अरे मेरी बात को सुनिए ना, आप बोलिएगा। अरे आप बोलिएगा। अब तो लग रहा है कि खुला आसमान में कहीं लौंडा का नाच देख रहे हैं, इसलिए आप शांति रहिए, हम देख रहे हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए, खत्म करिए भाई, जल्दी खत्म करिए अपनी बात। भाई जल्दी खत्म कैसे करें, आप तो बीच में टोकवा देते हैं यहाँ तो। अच्छा, हम क्या उकसा देते हैं क्या? हम क्या उकसाते हैं कि टोको भाई, बीजेपी वाले बोल रहे हैं? उनको म्यूट रखिए ना। आप शांति प्रिय डिबेट कराइए सुरेंद्र जी, मैं आपको सम्मान करता हूँ। आप ऐसे मैं बहुत शांति प्रिय व्यक्ति हूँ मैं, और शांति प्रिय डिबेट कराता हूँ, और मेरा नाम दुर्गेंद्र चौहान है, सुरेंद्र नहीं। मेरी बात को सुनिए। 2005 के बाद जब हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कमाल इस बिहार के ऊपर संभाला, तो धधकता हुआ बिहार आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मटिया में। अच्छा, मतलब नेहरू और लालू पूरा चुनाव इसी पे निपटा दोगे? अपनी बातें नहीं करोगे 20 साल में काम क्या किया है? नेहरू और लालू दो आदमियों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हो? लालू का जंगल राज और नेहरू ने देश को बर्बाद कर दिया। गजब है भाई, गजब है, गजब है, गजब है। मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, एक ब्रेक लीजिए भाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। बिहार में पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि किस गठबंधन या किस दल को युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों ने अपना समर्थन दिया, और हालात क्या किस तरीके से निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि खबरें ये भी हैं कि अब जातीय जो बंधन थे वो भी टूट गए हैं। कई जगह अपनी जाति के उम्मीदवार होने के बाद भी लोगों ने मुद्दों पर वोट दिया। तो बिहार की जो पहचान थी कि बिहार में जातीय राजनीति, या बिहार को बदनाम किया जाता था कि बिहार में जातीय राजनीति है, गोली कट्टा है, उससे इतर बिहार ने विकास के लिए बात की है, बिहार ने रोजगार के लिए बात की है, बिहार ने यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल के लिए बात की है। तो लगातार हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं। ब्रेक से पहले जंगल राज और ये सब चल रहा था। अब चूँकि डिबेट का आधा सोपान पूरा हो चुका है, मनीष कुमार जनसुराज के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ जाएंगे। जनसुराज पार्टी एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस बिहार के चुनाव में। मनीष कुमार को स्क्रीन पर लाया जाए। जनसुराज को लेकर चर्चा है और अलग अलग तरीके से लोग इस बात को कहते हैं कि जनसुराज के परफॉर्मेंस पर, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान लड़े थे, नीतीश कुमार को उन्होंने डैमेज किया था करीब 30-32 सीटों पर। अगर उस भूमिका में कहीं प्रशांत किशोर आ गए और बीजेपी या एनडीए गठबंधन को उन्होंने इतना डैमेज किया, तो तेजस्वी यादव को इसका फ़ायदा मिल सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं, पूरे चुनाव पर उन्होंने यही कहा कि या तो अर्श या फर्श। खैर, लेकिन प्रशांत किशोर अगर 7-8%, 10% वोट भी ले आते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पहली बार कोई पार्टी और इतना अच्छा प्रदर्शन, ये देखने वाला होगा कि कितना कर पाते हैं कि नहीं। मनीष कुमार जनसुराज के प्रवक्ता हैं। मनीष, अभी इस बीच थोड़ी सी चर्चा चुनावों के बीच जनसुराज की कम हो गई, वोटिंग से थोड़े दिन पहले से, बीच में तो हो रही थी कस के। तो क्या ये जानबूझकर सीन से जनसुराज को गायब किया जा रहा है, या जनसुराज चुपचाप अपना काम करके वोटिंग सेटिंग में अपना लगी कि वोट पड़ जाए और एक अच्छा परफॉर्मेंस आ जाए?
तो जन स्वराज की जो पहला चरण है उसको, जन स्वराज को आप कहाँ देख रहे हैं, आप कहाँ पर खड़े हैं मनीष? सबसे पहले मैं बिहार के जनता मालिकों को और वहाँ के वोटरों को धन्यवाद देता हूँ। जो जनसुराज के आने का असर हुआ, जो आज वोटर घर से निकल के मुद्दों के लिए और जो पलायन से पीड़ित हमारे युवा हैं, वो पर्व में आए थे और रुक के उन्होंने मतदान करके बिहार में एक ऐतिहासिक मतदान करने का जो काम किया है, तो बिहार के लोगों में जनसुराज का असर दिखा है। और अभी सुन रहे थे राजद के प्रवक्ता पलायन पर बात कर रहे थे, तो बिहार में पहली बार पलायन पर चुनाव हो रहा है, रोजगार पर चुनाव हो रहा है। और कुछ लोग जो है फ्री बी की राजनीति किए हैं, उनका भी कोई असर नहीं होगा। वोटरों का झुकाव निकल के वोट करना। बीजेपी की प्रवक्ता भूपेंद्र जी करें कोई पलायन ही नहीं, आप लोग नैरेटिव झूठा मूठा बनाते हैं। हार्वर्ड पढ़ने जाते हैं लोग, आप कह देते पलायन है। लोग न्यूयॉर्क में पकौड़े की दुकान खोलते हैं, आप कहते हैं पलायन है। ये क्या बात हुई? अभी हमारे भाजपा के बोल रहे थे प्रवक्ता महोदय, जो पलायन है ही नहीं, तो पलायन इनको नहीं दिखता है। अभी इन्हीं के हरियाणा के सीएम का बयान है, जो हम इतनी गाड़ियों में बिहार के वोटरों को बिहार में हमने भेजा है और इनको पलायन नहीं दिखता है। तो इन लोगों के बातों को बिहार की जनता इस बार देख रही है। इन लोगों को देख लीजिएगा, 14 तारीख को बिहार में ऐतिहासिक एक नतीजे आने की संभावना नहीं, बिल्कुल दिख रही है। और इन लोगों का बौखलाहट बता रहा है, जब इन लोग को लगा है वोट के बाद सारे समीकरण इन लोगों के धरे रह जाएंगे और यह जो बढ़ा हुआ वोट है वह यकीन मानिए बदलाव के लिए वोट हुआ है। और बिहार में 14 तारीख को एक नई व्यवस्था आपको जरूर बनेगी और बदलाव होकर रहेगा। यकीन मानिए इन लोगों के इन वादों से कोई लोगों को वास्ता नहीं है। 2 करोड़ रोजगार कहां से देंगे बताएं हमारे राजद के प्रवक्ता? अगर 2 करोड़ रोजगार नहीं, पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी, आप पैसा कहां से दीजिएगा? आप लोग बिना किसी हिसाब के कोई भी बात बोल देते हैं लोगों को। ये भी नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि अगले 5 साल के अंदर वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। वो भी कह रहे हैं इस बात को। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देंगे। वो दिक्कत क्या है? नौकरियां नहीं, तेजस्वी यादव जी का 2 करोड़ हर घर सरकारी नौकरी देंगे। तो हर घर सरकारी नौकरी देने से कितने लोगों को देना होगा और कितना पैसा देना होगा, और चलिए ये भी बताना चाहिए बिहार की जनता को। ठीक है मनीष, मैं लौटता हूं आपके पास। कांग्रेस के नेता अफसर अहमद हमारे साथ जुड़ गए। अफसर अहमद, एक बहुत महत्वपूर्ण आकलन इस वक्त है बहुत सारे लोगों का कि पिछली दफ़ा आप लोग 70 सीटों पर लड़े थे और आप 19 सीटें आप लोग जीते थे। अगर आपका स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर होता तो शायद तेजस्वी यादव 5 साल मुख्यमंत्री का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके होते। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सफलता कांग्रेस की सफलता पर निर्भर करती है। तो ये आप अपने महागठबंधन जो है कांग्रेस, क्या उसकी कमजोर कड़ी है क्या अफसर अहमद? ये तो अभी अंगड़ाई है, लड़नी अभी लड़ाई है। अच्छा, हाँ बोलिए। बहुत जल्द हमारे भाई हैं जो यहाँ भाजपा है ना, शायद पीछे कमल जो भाजपा का ना है, अब आप बताइए, हमें तो वही लग रहा है। हटने वाले हैं वहां से, वो भाजपा को रिजाइन देने वाले हैं। क्यों, बात हो गई आपकी क्या भूपेंद्र जी से? क्योंकि सेंट्रल अभी चेंज होगा। मैंने कहा ना, ये तो अंगड़ाई है, लड़नी अभी लड़ाई है। अभी मोदी हटने वाले हैं, वो जो तड़ीपार है वो हटने वाला है। अब शब्दों का जरा मर्यादा रखिए भाई। हमारे डिबेट में शब्दों की मर्यादा रखिए, मत कहिए किसी को इस तरीके से। शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, हम और आप मर्यादित रहें, ज्यादा बढ़िया है। बोलिए साहब, बोलिए। चौहान साहब जी, भाषा का मर्यादा रखना होगा। मैंने कह दिया, मैंने आगाह कर दिया है, चेतावनी दे दी है। इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। आगाह कर दिया है, आपको कहने की जरूरत नहीं, मैंने आगाह कर दिया। बोलिए। ठीक है, ये अगर हार रहे तो आप डोमिनेट कीजिएगा दूसरे पे। आप चुनाव यदि जीत रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और चुनाव आप हारिएगा तो आप बिगड़ जाइएगा, नाराज हो जाइएगा। ये क्या तरीका है भाई? अरे आपको वोट क्यों दिया लोगों ने, ये बताओ भाई अफसर अहमद। कांग्रेस को वोट क्यों दे? गठबंधन को लोगों ने क्यों वोट दिया?
और किन लोगों ने कांग्रेस वोट तो दिया? काम किया है अब तक, क्यों नहीं दे? कांग्रेस ने ही तो काम किया है अब तक। अच्छा, इन्होंने वहाँ काम क्या किया है? अरे सिवाय बिहार में तो शौचालय जनाधार ही नहीं है आपका। क्या काम किया अपना बिहार में काम आपने? क्या किया इन्होंने? इन्होंने अपना काम क्या किया बता देना, सिवाय अरे शौचालय बनाने का और किया क्या है? देखिए ऐसा, आपस में बांट देने का और किया क्या इन्होंने? शौचालय तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है हाँ। शौचालय बनाना। आपस में बांट दिया। रोजगार के बारे में सोचा है कभी? सिर्फ बोलने से नहीं होता है। अच्छा, इन्होंने किया ही क्या है? दोनों गठबंधनों का वही हाल है, हाँ, एक दूसरे के काम को पहले का देके गाली देना है। ये करना सच्चाई क्या है, है। बिहार का विकास कैसे होगा, रोजगार सत्य को कैसे पराजित मिलेगा, नहीं इस ना पर इन किया जा लोग सकता कोई है। बात नहीं करेंगे। इस पर दोनों सत्य को गठबंधन पराजित का नहीं किया जा कोई सकता है। लोग इस पर बात नहीं करेगा। ये लोग 15 साल का हिसाब दीजिए, 20 साल का आप दीजिए, कांग्रेस में ही हुआ, नेहरू जी के समय ही हुआ, इन्हीं में इन लोगों को लग रहा है इस और बिहार के विकास से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है दिनेश मोदी पाल जी बोलिए। आते हैं, ठीक है मोदी जी मनीष, आते हैं मुजफ्फरपुर मनीष दिनेश तो पाल कुछ कहना 21 चाह रहे साल हैं, उनको सुन 24 लिया साल जाए। 25 मामला याद रहता है। ठीक है और इस मनीष, डबल इंजन की सरकार में जो मुजफ्फरपुर में हुआ वो उनको याद नहीं था। ठीक है। मोतीपुर में अब चीनी पर चर्चा नहीं होती है, अब वहां पर जंगल राज का डर दिखाया जाता है। एक बार भी इस बार मोदी जी क्या बोले थे वहां आज से 10-11 साल पहले, जो यहीं की चीनी की चाय पिएंगे, और इस बार चर्चा भी नहीं किए हैं। अरे तो मुजफ्फरपुर लीची का समय जगह है, समय समय है, लीची के विकास खुल के लिए जाएगी क्या मिल, थोड़ा किया है, धैर्य रखिए। क्या किया है मिल मुजफ्फरपुर खुलने के में लोगों समय के लिए। लगता है, अभी 10-11 साल और लगेगा। भाजपा के लोग सबसे ज्यादा गुमराह करने का ठीक है, काम करते ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है। आरजेडी के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं, दिनेश बोलिए। जनसुराज के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि पहली बार नौकरी और रोजगार पे चुनाव हो रहा है। इनको मालूम नहीं है, जब इनके पार्टी का जन्म नहीं हुआ था 2020 के चुनाव में भी नौकरी और पलायन का, रोजगार का ही मुद्दा था, और उसी पे हम लोग बड़ी पार्टी के रूप में बरकरार रहे। और बता दें, इन्होंने कहा कि कोई इनके पास रोड मैप नहीं है। हमने बहुत ही 14 लोगों की टीम मिलकर एक बहुत ही बारीकी से सूक्ष्म अध्ययन के साथ समावेशी घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए किसान से लेके मजदूर से लेके विद्यार्थियों का सबका खाता रखा हुआ है, किस तरह से हम लोग बिहार को बेहतर बनाएंगे। तो हम पूरे ब्लूप्रिंट के साथ हैं। दूसरी तरफ जदयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम लोग महिलाओं को 2 लाख देने वाले हैं रोजगार के लिए। आपको संचालक महोदय आपको याद दिला दें जी कि जब जातिगत सर्वेक्षण आंकड़े आए थे तो 94 लाख परिवार का मासिक आय 6,000 से कम थी, और 10,000 से कम मासिक आय वालों की आबादी लगभग 2/3 थी। तब नीतीश जी ने कहा था कि जिसका 6,000 से कम आय है उसको हम 2-2 लाख देंगे, ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर लेंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 94 लाख परिवार में से मात्र 21,000 परिवार को अभी तक सिर्फ 50-50 हजार दिए हैं। अगर वो दे दिए होते 94 लाख परिवार को, तो आज वोट के समय आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 10-10 हजार देकर 2-2 लाख की लुभावने की बात नहीं कहना पड़ता, लेकिन तो दिए नहीं, कहे नहीं। उसके बाद एक कह रहे थे 1,000 रुपया विद्यार्थियों को देंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी ने कहा था बिहार में कि जो बच्चे पीएचडी करेंगे उनको हम 10,000 रुपया महीना शोधवृत्ति यानी स्कॉलरशिप देंगे। आज तक एक बच्चे को बिहार में नहीं मिला है। इन्होंने कहा था कि जो स्नातक पास है उनको इंटर्नशिप देंगे। बिहार में एक बच्चे को इंटर्नशिप दिया हो तो बता दें। उसके बाद आपके भाजपा के प्रवक्ता महोदय बड़ा गौतम बुद्ध को याद कर रहे थे। गौतम बुद्ध का जो बोध गया में महाविहार है, उस पे किस मनुवादियों का कब्जा है, बौद्ध लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये मुक्त नहीं करा पा रहे हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जो भी अल्पसंख्यक समाज, बौद्ध समाज, ठीक है दिनेश भूपेंद्र से जवाब ले लेते हैं। दिनेश ठीक है, बताइए भाई ये कौन से मनवादी कब्जा किए हुए हैं? बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी है डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की, 4 इंजन की, क्यों नहीं मुक्त हो पा रहा बताइए? अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए भूपेंद्र। आपने बहुत कम समय दिया, लेकिन नहीं आप समय है, बोलिएगा, पहले जवाब ले लीजिएगा। सुरेंद्र जी इनको और समय दीजिए, लेकिन भाई बीच मेरा में नाम बोलेंगे तो सुधार ठीक लो नहीं भाई, होगा। आप नाम सुधार लो। गलत नाम बोलोगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मेरा एक नाम काम करो, दुर्गेंद्र ऑनलाइन चौहान है, दुर्गा जी वाला दुर्गेंद्र नाम है मेरा। कोई जी पृथ्वीराज नहीं वाला है। चौहान, चलिए हटाइए। दुर्गा जी वाला दुर्गेंद्र, पृथ्वीराज वाला चौहान। अब बोलिए चौहान पर हम नहीं बोलेंगे। बोलिए। अच्छा नाम भी गलत बोलेंगे और कहो सुधारो तो कहेंगे नहीं बोलेंगे। बोलिए भाई, जवाब दीजिए डॉक्टर कुंदन जवाब दीजिए। बीजेपी वाले तो पलायन कर गए,
अभी पलायन की चर्चा कर रहे थे वो। डॉक्टर कुंदन कहाँ खोए हुए हैं भाई? डॉक्टर चंदन है शायद। अच्छा डॉक्टर चंदन, ठीक, माफ कीजिएगा डॉक्टर चंदन नाम भी गलत बोलिएगा और हम अरे वो हमें गोल गोल घुमा दिए हैं, वो दुर्गेंद्र को सुरेंद्र कह दिए, हम खुद ही घूम गए हैं। अब हम खुद ही घूम गए हैं। अब वो आप इसी तरह आपको भी घुमा रहे हैं वो गठबंधन में, नीतीश बाबू को भी इसी तरह घुमा रहे हैं जैसे हमको घुमा दिया और हमने आपको घुमा दिया। ये चक्री चला रहे हैं बीजेपी वाले। बोलिए बोलिए, बोला जाए, करेंगे। बोलिए। बहरहाल क्या हमारे मित्र को देखिए, अब दो मित्र यहां बचे हैं, एक है जनसुराज, दूसरे हैं राष्ट्रीय जनता दल। तो जनसुराज वाले मित्र को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा चौहान साहब जी कि वो कह रहे हैं कि सरकार बन रही है उनकी जी। तो हम लोग तो भाई बेलविसर हैं बिहार के। अगर बन रही है उनकी सरकार तो बड़ी शुभकामना उनको, लेकिन जरा समझ तो लें कि वो जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसको हम लोगों ने आज से नहीं, 2015 में भी और 2020 में भी सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2 बना करके उसको धरती पर उतारने का काम किया है। आपको याद होगा या आप इस विषय को बढ़िया से जानते होंगे कि युवाओं को सशक्त करने के लिए आर्थिक हल युवाओं का बल 7 निश्चय पार्ट 1 में था जी। दूसरा जब पार्ट 2 7 निश्चय 2 बना उसमें 20 लाख तक रोजगार सृजन करके देने का सरकार ने योजना बनाया। और जब अभी हम लोग 2025 के चुनाव में जा रहे हैं तो 1 करोड़ रोजगार हम लोग सृजन करके युवाओं तक पहुंचाएंगे। आप इस बात को बढ़िया से जानते हैं कि हमारे मित्र वहां पलायन की बात कर रहे थे। पलायन पर जरा सा हम बताना चाहेंगे चौहान साहब जी। बोलिए। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी की जब सरकार थी तो सबसे ज्यादा पलायन हुआ। पलायन इसको कहा जाता है कि सरकार के भय से जो लोग हैं वो संरक्षित नहीं कर रहे हैं अपने लोगों को, डर से लोग भाग रहे हैं, अपहरण के डर से लोग भाग रहे हैं, हत्या के डर से पलायन कर रहे हैं। अगर कोई अपने व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, शिक्षा के लिए अगर कहीं जाता है तो वो पलायन का ये मापदंड और किसी सरकार में बैठे हुए लोगों के भय से किया गया पलायन, ये दोनों मापदंड को एक नहीं किया जा सकता है चौहान साहब। ठीक बात तो है। हमारे मित्र यहाँ पलायन पर बात कर रहे थे। अब हमारे दोनों दल के लोग पलायन नहीं बिहार में। लेकिन डॉक्टर चंदन, नीतीश कुमार तो बिहार के वेल विशर हैं। अगर मान लो बीजेपी ने उनको नहीं बनाया तो फिर आपका 14 के बाद आपका ये बयान बदल जाएगा। फिर तो नहीं कह पाइएगा ना कि लालू का जंगल राज है। और ट्रैक रिकॉर्ड आपका यही रहा है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। रिपीट करिए, क्वेश्चन नहीं सुन पाया। मैंने कहा कि अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को नहीं बनाया तो नीतीश कुमार तो बिहार के लाल हैं, बिहार की बेहतरी के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। तब फिर क्या यही बयान आपका रहेगा कि लालू का जंगल राज है? कहां आप खोए हुए हैं चौहान साहब? अच्छा। थोड़ा सा तो समझ लीजिए ना। नीतीश कुमार को कोई नहीं बनाता है, नीतीश कुमार के साथ में आकर के लोग बन जाते हैं। अरे वाह। नीतीश कुमार जी को कोई नहीं बना सकता है। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने बनाया है, उनको अपना सेवक चुना है। और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। 2022 में नीतीश जी चल के आए राबड़ी जी के यहाँ। अभी जो 7 निश्चय पर जो आपने बोला, आप ग्राउंड पर जाके 7 निश्चय की सच्चाई को देखने का काम कीजिए, नहीं समझ आ जाएगा। से बीच में बोलिएगा नहीं, बोले नहीं, बारी-बारी से बोलना, तो बारी-बारी से बोलिए। अच्छा नहीं लगता, बारी से बोलिए। पार्टी की तरह मेरा कल्चर है नहीं, आप बोलते हैं मैं सुनता हूँ। बोलने अगर मैं बोलूंगा और आप बोलेंगे डॉक्टर चंदन बोलिए, आप डिस्टर्ब मत कल्चर है करिए। नहीं। डॉक्टर चंदन बोलिए, कंप्लीट करिए। जो सवाल है पाल साहब और मनीष जी का, मैं जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूँ। और अब इन लोगों को कौन समझाएगा कि नीतीश कुमार जी चल के आए थे कि जाके आए थे? राबड़ी आवास में पाल साहब बैठे हुए थे क्या? अरे भाई, बताएंगे, पूरा मीडिया बैठे हुए देख थे क्या रही है, आप? पूरा मीडिया देख रही है। नहीं, फिर आप आप नीतीश जी के बैठने जाते हैं? नीतीश जी क्या कभी आपको एंट्री मिला आज तक? हमको तो बैठने पे जाते भी हैं।
बताइए जरा हमको। अरे पर्सनली मत लीजिए भाई, अरे व्यक्तिगत मत लीजिए भाई, आप अभी बच्चा है दिनेश जी, व्यक्तिगत मत आप लीजिए। बच्चा हमको है। कहाँ एंट्री मिलता है कहाँ नहीं आप अभी मिलता बच्चे आपको हैं। पता नहीं है। अभी तक भूजा पार्टी ने हाईजैक किया, आपको कहाँ एंट्री मिलेगा? आपको तो अरे छोड़िए डायरेक्ट गोपाल महाराज। मंडल गेट पे अरे बैठ के रोते बिहार रहो। बिहार की बात छोड़िए, करिए, ये सब व्यक्तिगत फालतू व्यक्तिगत बात नहीं, फालतू व्यक्तिगत बात कितनी नहीं। कितनी मूछ है किसकी चौहान बड़ी है, साहब, इस पे चर्चा मत करिए। हम लोग जनता के बीच में काम को लेकर के जाते हैं। पिछले जो दिनों में मैंने काम किया है उस पर जनता विश्वास करती है। उनको अपने सेवक आदरणीय नीतीश कुमार जी पर पूर्ण विश्वास है। इसीलिए आज देख लीजिए कि महिलाओं का, युवाओं का जो उत्साह है वो एनडीए गठबंधन की तरफ है। तभी आज देख लीजिए कि जो मतदान का रेशियो है लगभग 8.3% बढ़ा है। तो ये दिखाता है कि बदलाव के लिए बढ़ा है। तो चलिए शुभकामनाएं आपको। आप तो 14 तारीख को काहे, हम तो शुभकामना दे रहे हैं आपको, कहाँ कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश पाल डॉक्टर चंदन ने शुभकामनाएं दे दी आपको कि बनाइए सरकार। पहले जनता को विश्वास तो दिला लीजिए। शपथ में बुलाएंगे, पहले 18 तारीख को शपथ में बुलाएंगे भाई, स्वागत रहेगा शपथ में। विश्वास तो दिला लीजिए जनता को। बिल्कुल विश्वास है, बड़ी पार्टी में पर किसको विश्वास है? सबसे बड़ी पार्टी है आप लोगों को। सबसे बड़ी पार्टी है तो काहे नहीं सरकार बना लेते हैं? बड़ी पार्टी है तो काहे काहे नहीं बना लेते हैं भाई? काहे आ जाते हैं? आपकी पार्टी जब टूटने लगी थी, अरे भाई मेरे हमकार है, बड़ी पार्टी है। देख लीजिए चौहान साहब, यही स्थिति है कि बड़ी पार्टी और सरकार नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या विश्वास रह गया लोगों का? 18 को आइएगा शपथ समारोह में, आपको अरे आमंत्रण भी दे भैया देते हैं। तो उसको तो हमने आपको शुभकामना दे ही दिया अलग से। हम तो आमंत्रण भी देते हैं आपको शपथ समारोह का। हम तो, आप बड़ी पार्टियां आज बना लीजिए, कहाँ प्रॉब्लम है? बड़ी पार्टी है, अरे ये भी याद है ना कि विपक्ष में बैठने लायक भी सीट नहीं आया था, तो यही नीतीश कुमार बैठाए थे, याद है ना? आपको भी याद है लोकसभा में 2 सीट पर सिमट गए थे नीतीश जी, जब आरजेडी ने संभाला नहीं तो खत्म हो गए होते अब तक। नहीं ठीक बात है, लेकिन आप ये बताइए ना कि विपक्ष के लायक भी सीट नहीं आया था, जनता ने इतना दूर आपको फेंक दिया। नीतीश जी का देन है, और ये नीतीश जी का देन है कि आप लोग को यहाँ बैठ के बोलने लायक भी उन्होंने बनाया। नीतीश जी को लालू जी बचाएंगे, 14 में खत्म हो गए थे वो, 14 में खत्म हो गए थे। 14 के इनका डेटाबेस थोड़ा क्लियर कर दीजिए। अब आपस में तय कर लीजिए, आप दोनों बिहार के निपट लीजिए आपस में। बिहार में 3 मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, इस पर बोलिए भाई। सब बोल दिया गया यार, 4 को मुद्दा लेकर के आप बैठे हुए हैं। नहीं 4 नहीं देख लीजिए मनीष बाबू, जब कोई ट्रेनिंग हुई है ना वो उतना ही आप बोलिएगा, उससे ज्यादा आपको आता भी नहीं होगा। एक नया पंगा। अरे भैया मेरे युवाओं के लिए जो रोजगार चलाया जा रहा, जो काम किया जा रहा है रोजगार सृजन के लिए, वो आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए अब इनको सुन लीजिए भाई। डॉक्टर चंदन जरा सुन लीजिए दिनेश को। दिनेश कुछ कहना चाह रहा, सुन लीजिए। मनीष ठीक है, दिनेश कुछ कहना चाह रहा, बोलिए दिनेश जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। दोनों बार जदयू के प्रवक्ता ने बड़ा बोला कि युवाओं को सशक्त करने के लिए, जरा बताइए कि किसी भी राज्य में युवाओं को सशक्त करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है? पूरे देश में सबसे बदहाल स्थिति है। विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप किसी भी विश्वविद्यालय के कॉलेज में चले जाइए, 20% विद्यार्थी भी कॉलेज नहीं जाते हैं। आप ड्रॉप आउट बिहार में पूरे देश में सबसे अधिक है। आपको बता दें कि खाली 10% लोग 12वीं पास कर पाए हैं जातिगत सर्वेक्षण आंकड़े के अनुसार। ठीक है, उसके बाद पेपर। ठीक है, ये बात हुई, ये बात मुद्दों की हुई। जवाब दीजिए भाई डॉक्टर चंदन, जवाब दीजिए। ये मुद्दे की बात है, ये मुद्दे की बात है, बोलिए। बिल्कुल, ये विषय पर इस टॉपिक पर डिबेट होनी चाहिए। बोलिए ना, बोलिए, जवाब दीजिए भाई। हमारे मित्र थोड़ा लेट से आते हैं, तो इनको नालंदा विश्वविद्यालय जो बनाए हमने, वर्ल्ड क्लास का जो यूनिवर्सिटी बना है नालंदा में, जो कि आप देखे होंगे चौहान साहब कि नालंदा, बिहार को नालंदा से भी जाना जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय से भी जाना जाता था। उसको खड़ा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना व्यक्तिगत रुचि दिखाते हुए नालंदा विश्वविद्यालय को खड़ा कर दिया जी। आप देख लीजिए आप जब बिहार की बात करेंगे तो उसमें मगध भी आएगा। तो मगध विश्वविद्यालय को
जब यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ा तो हम लोगों ने पाटलिपुत्रा में उसको विभाजित करके विश्वविद्यालय की संख्या बढ़ाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ाई जा रही है, IIM खोला जा रहा है, और हमारे मित्र यहाँ ड्रॉप आउट पर पहुंचे हुए हैं। बोले दीजिए, मैं मौका दूंगा दिनेश, ये दिखाई उनको नहीं कंप्लीट देगा करने ना, दीजिए, इनको ये दिखाई नहीं देगा कि जो की नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा करके हम जो प्राइमरी लेवल से बच्चों को बढ़ा रहे हैं, इनको तो ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि अभी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। अरे भाई साहब, जब गड्ढे का बिहार मिलेगा तो लेबल करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक बात है, आप ठीक बात है। यही बात मोदी जी ने कही थी कि हम 2047 तक का विजन दे रहे हैं। ठीक बात, हम लोगों ने पढ़ाया, आपको हम बताते हैं, सुनिए 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 सुन लीजिए डॉक्टर चंदन, बिहार के लोगों को सुनिए सुनिए अरे बारी बारी से मैं मनीष आपको मौका दूंगा भाई, हमारे पास समय है। ठीक है डॉक्टर चंदन इनको बोल दीजिए, बोलिए दिनेश। सुनिए जो आप लोगों ने किया और उसके बाद जो युवाओं को आप लोगों ने दौड़ा के मनीष भाई अभी आपको मौका दे रहे हैं। मनीष भाई आपके पास आ रहे हैं, आप पर छोड़ दिए, आप बता दीजिएगा। आपको जवाब देना होगा, सरकार आपकी है। अरे दिनेश को बोलने दो भाई। अभी हम ठीक है सरकार मनीष, में नहीं है जो हम जवाब देंगे। मनीष, जवाब आपको देना चाहिए। मनीष कुमार ठीक है डॉक्टर चंदन, ठीक है बोलिए दिनेश, बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जवाब दीजिए। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो एक साथ 5 विश्वविद्यालय बनाए थे। उसके बाद राबड़ी सिंह के समय में 2 विश्वविद्यालय बने, बिहार में 7 विश्वविद्यालय। उसके बाद यूपीए सरकार में बिहार में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बने, और पटना यूनिवर्सिटी की मांग नीतीश जी करते रह गए। मोदी जी आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं किए, 12 साल में 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय मोदी जी नहीं दे पाए हैं। और बिहार में जब लालू जी की सरकार थी, रबड़ी जी की, तब बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाल हुए थे। उसके बाद जब नीतीश जी आए तो नियोजित टीचर बहाल करते थे, और नगर निकाय में मुखिया पैसा लेकर जिला पार्षद लोग चेयरमैन को बहाल करते थे। जब हमारे साथ 17 महीना की सरकार बनी तब फिर से बीपीएससी के तहत बहाल हुई। तो बीपीएससी आयोग से टीचर बहाली का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा है। वहां हमारे साथ जब आए आप, तब आपको करना पड़ा, और जिन्हें आप नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल किए थे वो हमारे दबाव में इनको राज्यकर्मी करना पड़ा। लेकिन आप विश्वविद्यालय तो हम बनाए थे, और 2 आप भी बना दिए, मगध से अलग करके तो उधर भी बना दिए, मुंगेर में बना दिए। लेकिन आपके विश्वविद्यालय का जो सत्र अनियमित चल रहा है, 6 साल 8 साल 5 साल पे जो डिग्रियां मिल रही थी, महाविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चे नहीं जा रहे हैं। ठीक है दिनेश, एक बात राहुल गांधी भी क्लेम करते हैं कि यूपीए की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से खड़ा करने की कोशिश की। डॉक्टर चंदन, इसमें कितनी सत्यता है? मोतिहारी में विश्वविद्यालय, मोतिहारी में डॉक्टर चंदन, क्योंकि राहुल गांधी इस चुनाव कैंपेन में लगातार क्लेम कर रहे हैं कि नालंदा का जो एक अतीत था उसको एक वर्तमान में बदलने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया है, और आप लोग क्लेम करते हैं, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी क्लेम करने लगते हैं उसको। डॉक्टर चंदन, देखिए चौहान साहब, अगर वो क्लेम कर रहे हैं, उस पर जनता सब देख रही है, सब सुन रही है, सब समझ रही है कांग्रेस क्या कर सकती थी और क्या की है। अब वो क्लेम कर रहे हैं तो उनके विषय पर तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं काम पर विश्वास रखता हूं। अरे भाई, तो लिखा पड़ी में है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनिशिएट किया था, तो लिखा पड़ी में। चौहान साहब, जब सेंट्रल विश्वविद्यालय की बात होगी तो ये स्वाभाविक है कि जो सेंट्रल में सरकार होगा उनके ही स्वीकृति होगी। लेकिन राज्य सरकार के पहल से ही कोई कार्य होता है ना, राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ही ना काम होता है। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मित्र यहाँ बैठ करके बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी आए तो भाई नियोजित शिक्षकों को लेकर के आ गए थे। थोड़ा सा उनका ज्ञानवर्धन कर दीजिए कि शिक्षा मित्रों की जो बहाली थी उसी को नियोजित शिक्षा के रूप में आगे किया गया है, और जो ये शिक्षा मित्र की बहाली थी वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के टाइम से था। हम लोगों ने डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन एग्जामिनेशन के तहत उसके बाद अन्य एग्जाम लेकर के सुदृढ़ रूप से नियोजित शिक्षकों की बहाली किया। जब आवश्यकता पड़ी तो बीपीएससी के थ्रू भी हम लोगों ने बहाली करवाया। ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आने के बाद की बीपीएससी से जब हम साथ आए तब बीपीएससी से। ठीक है पाल साहब, अरे शिक्षा मित्र की बहाली की शुरुआत कब हुई थी, कुछ पता है ना आपको? शिक्षा मित्र की परमानेंट बहाली नहीं ना थी भाई, कहाँ आप भूल जा रहा है? 11 महीना के लिए थे वो लोग, आपने परमानेंट 11 महीने बाद। अरे गेस्ट परमानेंट। चलिए ठीक है, अब आराम से बैठ के चर्चा कर लीजिएगा। 11 तारीख के बाद 14 को फिर पता चल जाएगा, और दोनों लोग एक दूसरे को निमंत्रण दे दीजिए। मेरी एक राय है, जन सुराज की एक अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम में। मनीष,
ये विश्वविद्यालयों को लेकर ये दोनों लड़ रहे हैं कि मैंने बनाया तो आपने बनाया। बोलिए। शिक्षा पर मनीष शिक्षा पर बात कर रहे हैं और इनके नेता का क्या शिक्षा है, वही सार्वजनिक शिक्षा पर तो सवाल उठा रहे हैं। अपने नेता के अरे सार्वजनिक करिए ना मनीष बाबू, जब जरूरत पड़ेगा वो दिखाने का काम करेंगे। बाकी जितने लोगों के शिक्षा पर आप सवाल उठाते हैं, बाकी जितने लोगों के शिक्षा पर आप सवाल उठाते हैं, उसकी आवश्यकता आज पड़ी थी क्या? नहीं, बाकी लोगों के शिक्षा पर जब सवाल उठता है उसका आवश्यकता आज पड़ा था क्या? जब डॉक्टर चंदन, आपके यहाँ भी लंबी लिस्ट है जिनको अभी दिखाना है जनता को अपने सर्टिफिकेट। हमारे नेता भागे नहीं, तो हम बताइए ना। पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है जो हमारे नेता यूनियन में। चलिए खैर, ये बड़ी अच्छी बात है कि आज शिक्षा पर, यूनिवर्सिटी पर, इस पर बहस हो रही है। जो युवा इसको देख रहे होंगे अगले चरण के लिए वो आएंगे, और जो 11 तारीख को चरण है, मुझे उम्मीद है कि पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर ये चुनाव होगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का